How are you? I hope all are you good. So today let me start SST chapter number 1, the modern India. आधुनिक भारत. ठीक है. Self survey. Why studying history essential? What kind of information can we get by studying in history of our country? तो हमारे जो है देश का, हमारे भारत का जो है ये इतिहास. तो आधुनिक भारत के बारे में आज हम बात करेंगे. लेट्स बिगिन. टाइम फ्रेम एंड आउटलाइन. As we have already studied that history is divided into 3 periods. ओके, 3 जो समय है उनमें डिवाइड हुआ है. एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. यानी कि एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. द टाइम फ्रेम ऑफ दिस डिविजन इज हाउएवर नॉट uniform for entire world history. For instance, in Europe, the modern period began around the 16th century, which was very much a part of medieval history in India. The death of Aurangzeb 1707 is considered to be the beginning of the modern period in India. तो इसमें जो बात की गई है वो है मॉडर्न जो आधुनिक काल है. आधुनिक काल कब शुरू हुआ था? द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 ईस्वी में. औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ? शुरुआत हुई मॉडर्न पीरियड की, जो आधुनिकीकरण है उसकी शुरुआत हुई थी आफ्टर 16th सेंचुरी. मॉडर्न पीरियड एंड ओवरव्यू. ठीक है, तो आइए मॉडर्न पीरियड का एक ओवरव्यू लेते हैं. द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन विद द यूरोपियन Renaissance, which laid emphasis on the spirit of inquiry, revival of interest in the life of human beings, led to humanism, which found expressions in music, painting, sculpture, theatre, literature, and science. तो अब मॉडर्न पीरियड की जब बात होती है तो ये कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से स्टार्ट हुआ. यूरोपियन विच लेड एम्फेसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ. तो उनमें जो स्पिरिट शुरू हुई, जो उनपे एक कलाकारी जो शुरू हुई, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो लेड टू ह्यूमनिज्म, मानवता का जो है वो शुरू हुआ उनके अंदर. विच फाउंड एक्सप्रेशंस इन म्यूजिक. उनके जो एक्सप्रेशंस निकल के आते थे वो म्यूजिक में, पेंटिंग में, जो स्कल्पचर्स होते थे उनमें उनके एक्सप्रेशंस निकल के आते थे. और लिटरेचर जो वहाँ का साहित्य था, और साइंस में. इन 1453 CE, the Turks took control of the overland trade routes connecting Europe to East. तो 1453 ईस्वी में तुर्क ने क्या कंट्रोल लिया? मतलब भूमि को अपने अधिग्रहण में लिया. और उन्होंने क्या शुरुआत की? फिर वहां के ट्रेड रूट्स बनाए, कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट. यूरोप को कनेक्ट करने के लिए क्या हुआ? सड़कों का निर्माण करना शुरू किया. दिस फोर्स्ड द यूरोपियंस टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सी रूट्स टू द ईस्ट. आफ्टर दैट फोर्स यूरोपियंस टू लुक फॉर, तो क्या उसने क्या देखभाल करी? अल्टरनेटिव सी रूट्स. फिर क्या किया उन्होंने? समुद्र द्वारा जो है वो रास्ते तैयार किए गए, रूट्स टू द ईस्ट, पूर्व की तरफ को जाने के लिए. द जेस्ट फॉर एडवेंचर इनिशिएटेड बाय द मूवमेंट कॉल्ड रिनेसेंस आल्सो एनकरेज लॉन्ग सी वॉयज. तो क्या हुआ? फिर एक नया एडवेंचर की शुरुआत हो गई वहां पे, है ना. इनिशिएट बाय द मूवमेंट कॉल. तो जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था उसको कहा जाता था रिनाइसेंस आल्सो एनकरेज लॉन्ग सी वॉयज. मतलब और ज्यादा से ज्यादा जो समुद्र के रास्तों को बनाने के लिए और ज्यादा एनकरेज किया जाने लगा. आफ्टर दैट स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स सच एज मैगलन, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को द गामा made their mark in finding new sea routes across the globe. अब क्या हुआ? स्पेनिश और पुर्तगालियों ने एक्सप्लोर सच एज मैगलियन, क्या एक्सप्लोर किया कि क्रिस्टोफर और कोलंबस और वास्को ड गामा मेक देयर मार्क इन फाइंडिंग न्यू सी रूट्स. तो इन्होंने क्या किया? मैप के थ्रू, नक्शे के थ्रू इन्होंने सर्च करने शुरू किए कि सी रूट्स ग्लोब में और हम कहाँ कहाँ मैनेज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये चीजें क्या, क्योंकि आधुनिक भारत की, आधुनिक समय की जो है शुरुआत हो चली थी. डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स हेल्प इन मेकिंग न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट. क्योंकि क्या होगा? व्यापार के लिए, है ना, व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें, क्योंकि उधर जो था वो महासागरों से घिरा हुआ था सी रूट्स की. तो डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट
हेल्प इन मेकिंग न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कॉन्टैक्ट मिलते, विच लेड टू द एमर्जेंस ऑफ imperialism, a systematic control to the territory, political system and economic life of a less powerful country by the more powerful ones, ठीक है। तो जितना ज्यादा रोड का यानी कि ट्रैक जो भी थे शिप के लिए, जितना भी ट्रैक का निर्माण होता, क्या होता, वो कंट्री जो है मोर पावरफुल होती, हर तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से भी, इकोनॉमिक लाइफ जो है उनकी सेटल होती। न्यू जोग्राफिकल कैटेगरीज, अ मेजर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जो एक मेजर, जो मेन जो विकास हुआ भारत में किस चीज का, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, है ना, विच बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी। तो कब हुआ, मिड 18th सेंचुरी के मध्य भाग में। It subsequently spread to other parts of Europe. It was marked by new inventions such as steam engine, power loom and cotton gin. तो किस किस चीजों का शुरुआत हुई वहां पे, यूरोप। It was marked by new invention, भाप का जो इंजन है ना, सबसे पहले क्या, कौन सा इंजन बना, भाप का इंजन बना, पावर लूम और कॉटन की शुरुआत हुई। Through voyage of discovery, Europeans got to know about vast areas all over the world, which could provide them with the cheap raw material and labor, besides serving as markets for their finished products. अब किन किन चीजों के बारे में बातें होने लगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़नी थी, रॉ मटेरियल, क्योंकि पहले कच्चा माल मिलता तभी उसको कंपनी उसमें जाके, फैक्ट्रीज में जाके नया माल तैयार होता, ठीक है। और फिर और उसके बाद जो है मार्केट्स, बाजारों का निर्माण हुआ, मार्केट का निर्माण हुआ। क्यों, क्योंकि वो जब मटेरियल जो सामान है वो तैयार होके कहाँ बिकना था, वो बाजारों में बिकना था, तो वहां पे मार्केट में जाके उसकी खपत होनी थी। द रेस फॉर कैप्चरिंग these new unexplored area resulted in the establishment of various colonies of European powers in different parts of the world. तो अब क्या हुआ, इनमें रेस शुरू हुई, रेस यानी कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज थे, जहां पे कोई तरक्की नहीं थी, वहां पे इनको बढ़ाने की, औद्योगिकरण को शुरुआत होने लगी। इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस कॉलोनीज, जगह जगह पे इनका एस्टेब्लिशमेंट होने लगा। यूरोपियन पावर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यूरोपियन पावर जो है ना, जगह जगह अपना संसार में वो स्थापित करने लगी। द कोलोनाइजेशन, इन इंडियन हिस्ट्री वी स्टडी द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। भारतीय इतिहास में हमने क्या पढ़ा है, ब्रिटिश रूल के बारे में, जब अंग्रेज आए थे और हमारे उस पे भारत पर अधिकार कर लिया था। इन मॉडर्न पीरियड, ब्रिटिश रूल एज द मॉडर्न पीरियड, बट इट वाज मोर ऑफ अ कॉलोनियल रूल बिकॉज इंडिया बिकम ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे कौन सा रूल चलता था, कॉलोनियल रूल चलता था, है ना, कि ये अपना अपना पार्ट्स लेके जो है अंग्रेज अपना उस पर आधिपत्य स्वीकार वो करते थे, जमाते थे, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे। मॉडर्न इरा शुड बी वन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉट वन ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो किस किस की चीज के बारे में उन्होंने शुरू किया, कॉलोनाइजेशन, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, शहरों और कस्बों में, साइंटिफिक रिसर्च भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। सो बट द एक्चुअल मॉडर्न चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप एंड नॉट इन इंडिया। तो जो एक्चुअल जो वो था ना, मॉडर्न चेंज सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला, इंडिया में इतना नहीं था। सबसे ज्यादा जो मॉडर्न चेंज देखने को मिला वो यूरोप में देखने को मिला। लेट अस सी हाउ इंडिया बिकम ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। आइए देखते हैं कि कैसे जो है इंडिया एक जो ब्रिटिश का कॉलोनिकल एरिया बना। द ब्रिटिश कंक्वायर्ड द कंट्री एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल बाय सब्जुगेटिंग टू द राजास एंड द नवाब्स। तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं पे आके मतलब अपना वो शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे पुट एन एंड टू द मुगल एम्पायर and exiled the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to Rangoon. So they put an end to the Mughal empire and exiled the last Mughal emperor. तो क्या हुआ, आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद
दे पुट एन एंड टू द मुगल एम्पायर, है ना, मुगल एम्पायर जो है खत्म हो चुका था। लास्ट मुगल एम्पायर कौन बचा था? बहादुर शाह जफर टू रंगून। इन 1858 इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ इसके बाद? भारत डायरेक्ट किसके अंडर में आ गया, किसके शासन के अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, अंग्रेजों का गुलाम। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। वाइसरॉयज फ्रॉम इंग्लैंड बिकम द हेड्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का हेड कौन बन गया? वाइसरॉय, ब्रिटिश इंग्लैंड का जो वो था शासक, ये बन गया हमारे इंडिया का हेड, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रॉयल्टी और द ब्रिटिश क्राउन। एज द नेम सजेस्ट दे वर, तो उन्होंने क्या नाम सजेस्ट किया? दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रॉयल्टी फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो वाइसरॉय जो है नेम सजेस्ट किया गया शासन करने के लिए कि ये ब्रिटिश क्राउन का ताज का हकदार है। द ब्रिटिश कंट्रोल द इकोनॉमी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लिया, पूरा अपने उसमें ले लिया। दे कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने क्या किया? सारे रेवेन्यू कलेक्ट करने शुरू कर दिए, सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, एक्सपेंसेस एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और जो भारत के बिल्कुल भी हित में नहीं थी, ये चीज देश के हित में नहीं थी। द इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कॉटन, इंडिगो एटसेट्रा व्हिच वर सेंट टू इंग्लैंड एज रॉ मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया? जो भारतीय किसान थे उन पे जो है प्रेशर डालना शुरू कर दिया, दबाव देना शुरू कर दिया कि किस लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कॉटन, इंडिगो, ये सब चीजें। क्यों? ताकि वो यहाँ पे ये चीजें उगवा सके और उसका जो कच्चा माल है उसको वो इंग्लैंड जो है निर्यात कर सके। द फिनिश प्रोडक्ट्स फाउंड मार्केट्स इन इंडिया। तो क्या हुआ? इन भारत से ना बाजारों से सारे प्रोडक्ट जो है खत्म होने लगे, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज सारा माल जो है इंग्लैंड भेज देते थे। सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे इतिहास की जो ऐतिहासिक जो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो किस किस सोर्स के थ्रू आती हैं? देयर आर डिफरेंट सोर्सेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन। द फॉलोइंग आर अ फ्यू ऑफ दीज सोर्सेज। सबसे पहले आएगा लिटरेरी सोर्सेज, है ना, लिटरेरी जो साक्षरता, लिटरेरी यानी कि जो साहित्यिक है इतिहास। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज इंडिविजुअल राइटिंग, गवर्नमेंट reports, administrative records and survey reports of the British serve as literacy source of this period। तो क्या था उस टाइम पे? चीजें ना उसमें बकायदा लिख के रखी जाती थी सारी चीजें, जो जो भी कुछ होता था। और आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा कि सिक्कों पे, नोटों पे, उस पे, कागज पे, कपड़ों पे, सारी चीजें ना बड़े संभाल के रखी जाती थी। These also includes every instructions, investigation plan and policy in the written form। तो वो क्या करते थे? ब्रिटिश अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती थी, जितने भी प्लान होते थे, पॉलिसी होती थी, उन सबको जो है वो लेकर रखते थे। All these records have been preserved in archives and museum। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी जो उनकी वो लिखी हुई जो चीजें हैं, वो आज भी आर्चिव और म्यूजियम में सही सलामत रखी हुई है। अब बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। वी हैव रीड अबाउट कोड, chronicles and the chroniclers who roll and maintain these records. The British went a step ahead and perfected the art of documenting। तो हम पढ़ते हैं कि इनके बारे में बहुत से क्रॉनिकल और chroniclers who wrote and maintain। तो बहुत से लोग थे उनके जब वो उनका शासन था, तो वहां पे भी ऐसे लोग थे तो जो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे, लिखकर सारे डॉक्यूमेंट रखते थे। एवरी डिसीजन और पॉलिसी वाज रिकॉर्डेड विद द एम टू प्रिजर्व। ठीक है ना, सारे जो डिसीजंस होते थे, सारे फैसले, सारी पॉलिसीज क्या होती थी? वो रिकॉर्ड होती थी। और एम क्या होता था उनका? उनको लागू करना, दबा के रखना इंडियंस को। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैड रिकॉर्ड रूम्स फॉर दिस पर्पस। तो क्या क्या थे? द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल डिपार्टमेंट्स अलग से वो बना के रखते थे, बिकॉज ऑफ ये सारे एक रिकॉर्ड रूम होता था, उसमें इन सारे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। द विलेज
तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द लॉ कोर्ट्स एटसेट्रा आर। तो गांव में क्या क्या होते थे? तहसीलदार ऑफिस होते थे, कलेक्ट्रेट्स होते थे और लॉ कोर्ट्स होती थी। ऑल हैड रिकॉर्ड रूम्स। ऑल सच रिकॉर्ड्स हैव हेल्प्ड द हिस्ट्रियंस टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश पीरियड। तो इन्हीं के माध्यम से क्या है, हमें ब्रिटिश का जो टाइम था, अंग्रेजों का टाइम, उससे पता चलता है। इवन नाउ मैनी ऑफ दोज रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। तो अभी भी जो है बहुत से रिकॉर्ड्स कहाँ पे रखे हुए हैं? नेशनल आर्चीव्स इंडिया का नाम के एक वो है गैलरी, उसमें सब चीजें रखी हुई हैं। सर्वे रिपोर्ट। Surveys were introduced in our country by the British। ठीक है, सर्वे इन आर कंट्री बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो है ना हमारे इंडिया में, देश में क्या हुआ, एक सर्वे कराया गया। दे कैरिड आउट सर्वेज टू एसेस पॉपुलेशन, रेवेन्यू, लैंड, क्रॉप यील्ड etc। तो इस सर्वे में क्या क्या होता था कि एसेस पॉपुलेशन, जनसंख्या को वो के बारे में, और रेवेन्यू, लैंड और जमीन का जो है नवीनीकरण करने के लिए, और कॉपी यील्ड एक्सेट्रा। द मेन पर्पस वाज टू नो द ज्योग्राफी, सॉइल कंटेंट, fertility and soil type in different parts of the country, flora and fauna etc। तो जो मेन पर्पस होता था इनको जानने का, ज्योग्राफी के बारे में, सॉइल कंटेंट के बारे में, फर्टिलिटी, सॉइल टाइप और विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स होते थे वो कंट्री में फ्लोरा एंड फोना होते थे। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये सिस्टम था कब था? जो 19th सेंचुरी में। Census operations also began by the end of 19th century. Since then, censuses have been held every 10 years. The surveys prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India, including information on their caste, religions and occupations. Okay, other survey including botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वे एक्सेट्रा। तो ये सारे सर्वेज होते थे उस टाइम पे। अब ये यहाँ पे देखो एक ड्राइंग है, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंस शोइंग मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्वे ऑपरेशन हो रहा है 1832 इन प्रोग्रेस इन बंगाल। हियर ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट वर यूज्ड इन सर्वे, देखो यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है ये, आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड इन ऑर्डर टू हाईलाइट द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये क्या करते थे? सर्वे करते थे कौन सी जमीन, कौन सी भूमि, क्या किस तरह से हमारे यूजफुल है ना, क्या कहाँ क्या करने लायक है। तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्होंने ये चीजें यहाँ पे शुरू की और इसीलिए तो इन्होंने इतने साल राज किया अपने अंडर लेके। नेटिव रिकॉर्ड्स। द अबव मेंशन्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, what they were interested in and what they wish to preserve for posterity. Those records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. For this purpose, we have native records. The native records are diaries, account of travelers, book, novels, poem, etc. These accounts are full of patriotic feelings and sentiments during the time of the British rule. ठीक है, अभी क्या है, बहुत से रिकॉर्ड ऐसे हैं डायरीज में, नॉवेल्स में, पोएम्स में, है ना, हम पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजों का कैसे शासन था और उन्हें भगाने के लिए जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें है ना बुक्स में, डायरीज में, नॉवेल्स में, सब जगह मेंशन है। ठीक है ना। दीज अकाउंट्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग, है ना, एंड सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल। बहुत ज्यादा सेंटिमेंट चीजें हैं। द एजुकेटेड इंडियंस रोट in English and plenty of work is found in vernaculars as well. Okay, Dada Bhai Nehru wrote the book Poverty and UN British Rule in India. तो कौन सी बुक लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने? UN British Rule in India. It talks about the oppressive and exploitative nature of the colonial rule. तो उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि किस तरह से उनका जो व्यवहार था भारतीयों के प्रति वो कितना खराब था। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी that brought about awareness among the people to rise against the British rule.
ठीक है। तो उन्होंने एक केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी जो मराठी लैंग्वेज में था और लोगों को जागरूक करने के लिए, और किसके प्रति, जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेजों का शासन था, उसके खिलाफ उन्होंने ये चीजें शुरू की। ओके, सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप you all are very well enjoy it. Thank you and have a nice day.